मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। और आज संजय मेहता, जो कि संजय मेहता फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साल 2024 को हम एकाग्रता से देखेंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि साल 2024 रहा कैसा, जनवरी से दिसंबर तक। हम फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं करने जा रहे हैं आज। और उसके साथ साथ संजय जी से हम ये समझेंगे कि 2025 के ट्रेंड्स क्या होंगे, किस तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए, और क्या 2024 की तर्ज पर 2025 में आपकी कमाई बेहतर होने जा रही है। संजय, बहुत स्वागत है आपका। 2024, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे साल बहुत कम मैंने देखे हैं जहां साल के 9 महीने तक तो निवेशकों ने धमाल मचाकर पैसा कमाया। अप्रत्याशित 30% से ऊपर का ग्रोथ रेट आ रहा था और अचानक से मार्केट गिरना शुरू होता है और उसके बाद ऐसा साइडवेज जाता है कि निवेशक समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें। हालांकि ऑन रिकॉर्ड मैं ये आपसे कह रहा हूं कि हमने तकरीबन 18,000 करोड़ की एसआईपी से जनवरी की शुरुआत की थी। आज हम 25,000 करोड़ की एसआईपी पर बैठे हैं, यानी लोगों को बाजार पर भरोसा है। लेकिन ये हुआ क्या? अच्छा, कुछ खास नहीं हुआ। हम सिर्फ 9-10% की करेक्शन हुई है टॉप से, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। 10-15% तो मार्केट कभी भी गिर जाती है, बगैर किसी रीज़न के गिर जाती है। और जब साल को पूरे अगर 12 महीने के हिसाब से हम देखें तो आज भी निफ्टी सेंसेक्स करीब करीब 9-9.5% ऊपर है, विच इज़ नॉट बैड। और आपको ये जान के बड़ी वो होगा कि पिछले 9 कैलेंडर ईयर्स निफ्टी पॉजिटिव ही रहा है। उसके आगे आप बढ़े तो स्मॉल और मिड कैप में तो 25% का बढ़ा हुआ है। BSE 500, सेंसेक्स 500 भी लगभग 14-15%। तो ईयर तो उस हिसाब से ठीक ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप जो इतने ज़्यादा चढ़े हैं, तो अगले साल आपको, इसीलिए हम बार बार वही कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। पॉइंट नोट कर लीजिए। अभी शुरुआत से ही संजय कह रहे हैं कि अभी तक अगर आप निफ्टी 50 की बात करते हैं, जो इन्होंने हमारे पहले 2-3 एपिसोड में बहुत क्लैरिफाई किया था कि निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जैसा एंटिसिपेटेड है। लार्ज कैप का भी परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जैसा कि एंटिसिपेटेड है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां पर तकरीबन 23 से 28% के आसपास की बढ़त आपको इस साल मिली है, उसमें इस बार करेक्शन आ सकता है। पहली चेतावनी आपके सामने। लेकिन अब हम जब बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की, सभी जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, उनका कहना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का जो स्पेस है ओवर वैल्यूड है। वहाँ पर जो कॉस्ट है उससे, या जो वैल्यू होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन है। क्या ये वास्तविकता है, या दरअसल मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस लार्ज कैप के मुकाबले कहीं ज़्यादा है? और इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। आप IT सेक्टर में परसिस्टेंट सिस्टम्स और कॉर्फरॉज 2 कंपनी को ले लीजिए। इन्फोसिस और HCL के मुकाबले इन दोनों का परफॉर्मेंस 30% से भी ज़्यादा है। रादर परसिस्टेंट ने तो 50% का रिटर्न दे दिया है 1 साल के अंदर में। कॉर्फरॉज ने 70% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये दोनों मिड कैप कंपनियां हैं। दोनों कंपनियों का भविष्य बहुत सुनहरा बताया जाता है। तो फिर ये डर क्यों? देखिए, मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा लार्ज एंड मिड में। ये दोनों जो आपने एग्जांपल दिए उदाहरण, ये दोनों मिड कैप में क्वालिफाई करते हैं। और लार्ज कैप तो हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं कि अंडर परफॉर्मेंस रही है। तो फिर जो है कि रिवर्टिंग टू द मीन, तो अगले साल हो सकता है लार्ज कैप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, कैचअप करेगा। और स्पेशली अगर आप IT की बात करें तो भी जो रुपये थोड़ा डिवैल्यू हो रहा है, थोड़ा अगर US इकोनॉमी में ट्रंप अगर उनको टैक्स ब्रेक्स वगैरह देगा, सो प्रॉबेबली उनका टेक पे खर्चा बढ़ेगा, विच विल बी वेरी गुड फॉर IT सेक्टर। और उसमें लार्ज कैप्स यकीनन ही बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। ऐसे चांसेस हैं। एक और एंटिसिपेशन है बाजार का संजय, जिसमें लोग कह रहे हैं कि IT इंडेक्स ने 2024 में तकरीबन 20% का इजाफा देखा है। क्या ये रैली निकल चुकी है, या अभी रैली शुरू हुई है और इस रैली में कूदा जा सकता है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सेक्टोरल फंड्स में IT के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स कह रहे हैं कि आपका ध्यान होना चाहिए। देखिए, किसी भी रैली में कूदना, और वो थोड़ा सा कूदना शब्द ही वही है कि जल्दबाजी वाला काम। आप सेक्टर वगैरह को भी लॉन्ग टर्म में लें।
सो इस साल जो बेहतर प्रदर्शन आया वो इसलिए आया क्योंकि पिछले 1-2 साल टेक सेक्टर काफ़ी नीचे रहा था। सो अब कैचअप हुआ है, आगे उम्मीद तो है थोड़ा बेटर होगा, लेकिन निवेशकों को कभी भी अगर इक्विटी में आना है तो कम से कम 5-6 साल का नज़रिया लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म पे बहुत मुश्किल होता है किसी को भी कहना कि क्या होने वाला है। अब आपने फार्मा सेक्टर का भी आप उदाहरण अगर लेंगे, अब इस साल फार्मा सेक्टर भी बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है उसने, रिवाइवल उसका काफ़ी अच्छा। जबकि कहीं पे भी आप बात करें तो न्यूज़ में वगैरह में मीडिया में कहीं पे फार्मा कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके भी पिछले 1-2 साल काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस थी। तो अगले साल के लिए ये भी एक सेक्टर है जिसमें भी निगाह रख सकती है। बिल्कुल। और एक और सेक्टर है जिसके प्रति अभी आजकल बहुत कुछ लिखा जा रहा है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हाउसिंग सेल्स के वॉल्यूम गिर गए हैं लेकिन रियलिटी सेक्टर की कंपनियों के शेयर प्राइसेस में ज़बरदस्त इजाफा है। और इस तरह के कई आंकड़े हम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे भी। हाउसिंग प्राइसेस सर्ज डिस्पाइट डिप इन सेल्स। तो ज़रा संजय ये हमको समझाइए, ये क्या चल रहा है? अजय, 2013 से लगभग 2021 तक 8 साल करीब रियल एस्टेट सेक्टर ने कुछ भी नहीं किया था, एंड सडनली अब 2 साल में वही कैचअप हुआ है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं और मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक कई लोग जो इसमें पहली बार प्रवेश कर रहे हैं या नए निवेशक हैं उनको तो लग रहा है, और अगर उन्होंने पिछले 2-3 साल में एंटर किया है तो उनको तो लग रहा है कि ऐसे रिटर्न्स कहीं मिल ही नहीं सकते। तो यहाँ भी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जितने ज़्यादा सेल्स दिख रही हैं वो ज़्यादातर हाई एंड फ्लैट्स पे और हाई एंड प्रॉपर्टीज़ पे आ रही है। जो लोअर एंड लेट से 50 लाख से 1 करोड़ वाले फ्लैट्स है उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, कोई उसके ज़्यादा लॉन्चेस नहीं आ रहे। अब लॉन्चेस पढ़ रहे हैं, जैसे आज के अखबार में आप पढ़े मैक्स नोएडा ने, उन्होंने अपना फेज़ 2 लॉन्च किया, 840 करोड़ उनका फेज़ 2 ऑलरेडी, जबकि उन्होंने एक्सपेक्ट भी 800 के करीब किया था। एंड मेरे ख्याल से उनका लोएस्ट उनका जो फ्लैट है वो 8 करोड़ का है। 8 करोड़। संजय अब माफ़ कीजिएगा, आजकल गला थोड़ा ख़राब चल रहा है, बारिश दिल्ली में बहुत हो रही है, उसका असर है। लेकिन ये जो हम हाई एंड अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये अल्ट्रा HNIs या फिर HNIs की बात करते हैं, उनकी टोटल परसेंटेज पूरे देश भर में बहुत बढ़िया निकाल लें तो 1.5% है, या शायद उससे भी कम, 1% के आसपास। ये लोग इतने मकान क्यों खरीदेंगे? सब हर मकान में तो आप रहने नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है यहाँ स्पेक्युलेटिव चीज़ें हो रही हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है या आपको लगता है कि नहीं, ये मार्केट डायनामिक्स है और इसको इसी तरीके से चलना चाहिए? आई थिंक आप एकदम सही आपने इसमें से निकाला है निचोड़ की। मुझे लग रहा है वो निवेशक फिर से दे आर स्पेक्यूलेटिंग। अगर आपको याद हो, आज से 10 साल पहले ये होता था, प्री लॉन्च में आप बुक करो, 6 महीने के बाद लॉन्च होता था, बेच देते थे। अब भी मुझे लग रहा है कुछ हद तक ये हाई एंड वालों में बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट टर्म 6 महीने, साल, 1.5 साल के उसमें ही ले रहे हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि एकदम से अभी रेट गिरने की कोई संभावना है अगले साल में, लेकिन जिस स्पीड से वो बढ़े हैं पिछले 2 साल, मुझे नहीं लगता कि एकदम से ऐसे बढ़े बताएगी अब। बिल्कुल। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, खास करके जब आप प्रॉपर्टी में निवेश की बात सोचते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आज के डेट में मार्केट में जो आपको प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो कई बार ज़मीनी हकीकत से कहीं ज़्यादा हैं। बहुत लोग इसे ये कह सकते हैं कि सेक्टर में कोई ग्रोथ ही नहीं था 2013 से 2024 के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं आई थी प्रॉपर्टी के मार्केट में, इसलिए ये बहुत बड़ा जंप दिख रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जंप बहुत बड़ा होता है तो बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में घुसते हैं, और ऐसे में निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि आप जिस कीमत पर घर खरीद रहे हैं क्या वो उससे जस्टिफाई करता है। अगर एंड यूज़र हैं आप तब तो शायद आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप स्पेकुलेटिव बायर हैं तो आपके लिए सावधान होने का वक्त आ चुका है। 2025 सावधानी का वक्त है। रियलिटी सेक्टर के शेयर्स के बारे में भी संजय ने अपनी राय सामने रखी है। एहतियात बरतिए, बिना सोचे समझे इस सेक्टर में निवेश करने से पहले सोचिए और इस सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में भी ज़रूर विचार कीजिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं अब आपके सामने संजय रखना चाहता हूं, और ये एक व्हाट्सएप मेरे पास आया जिसके आधार पर मैंने देखा कि कुछ कंपनियों के परफॉर्मेंसेस तो ऐसे रहे जो कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे रिलायंस, हम तो ये मान के चलते थे, जब हम छोटे थे तो ये कहा जाता था, हमारे पेरेंट्स का ये मानना था कि रिलायंस के शेयर खरीद लो, बेटी की शादी हो जाएगी।
ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसके शेयर कभी गिरते नहीं थे, ये बस चलते रहते थे मध्यम गति से, लेकिन बढ़ते रहते थे। रिलायंस ने -6% का ग्रोथ 2024 में पोस्ट कर दिया। अगर आप HUL की बात करें, HUL हालांकि FMCG सेक्टर का है, लेकिन उसने -12% का डी ग्रोथ कर दिया। टाइटन जो कि गोल्ड ज्वेलरी और तमाम तरह की चीज़ों के लिए ही जाना जाता है, टाइटन ने इस साल -8% का ग्रोथ रखा है। तो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, ये लार्ज मिड कैप में भी वो कंपनियां जिनको बहुत दौड़ना चाहिए या जो कम से कम सस्टेनेबल ग्रोथ देना चाहिए, नहीं दे पा रही। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो निकालती रहती है हर तरीके के व्हाट्सएप, तो वही अब जब आप 1 2 3 साल कहीं लेंगे एकदम से, इसी को अगर आप बड़ा कर दें, पिछले 10 साल 15 साल का रिटर्न देख लें, तो यू विल फाइंड दीज कंपनीज हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। और उसके बाद वो धीरे धीरे कैचअप होता ही है थोड़ा बहुत, एंड दीज आर एक्सेलेंट कंपनीज। मुझे नहीं लगता आगे कुछ होता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, टाइटन का मैं पढ़ रहा था, दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू आर्टिफिशियल डायमंड्स। यस, वो उसके भी स्टोर्स निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बिजनेस को भी असर पड़ा है। डायमंड के रेट्स इतने ज़्यादा गिर गए हैं बिकॉज आर्टिफिशियल डायमंड की कई सारी कंपनीज बाजार में आ गई हैं। तो दैट मीन्स टाइटन इज ऑल्सो गियरिंग अप फॉर इट। रिलायंस का तो आप देख ही रहे, एक जनरेशनल चेंज हो रहा है, वो जिस हिसाब से कर रहे हैं। सो आई थिंक ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन का फेज है और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और हो सकता है अगले साल ही। तो भाई संजय, हालांकि स्पेसिफिक कंपनियों के बारे में चर्चा नहीं करते और ना ही फंड्स के बारे में, लेकिन फिर भी उनकी राय है कि आपको हमेशा एक ब्रॉडर व्यू लेना चाहिए, जो कि एक सही इकोनॉमिक एडवाइजर का एक बड़ा रोल होता है। अब आइए, इसके साथ साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने अभी संजय बात की मार्केट्स की, जो मैं अभी आपके शुरुआत में कह रहा था, हमने अक्टूबर तक तो अमेरिकन मार्केट्स को पछाड़ा, लेकिन 2024 में अमेरिकन मार्केट्स कहीं ऊपर रह गए हैं। S&P 500 26% का ग्रोथ रिकॉर्ड करता है और निफ्टी 50 10.5% का। ये गैप क्यों आया है? क्या इसकी हमारी डोमेस्टिक वजह है या ये इंटरनेशनल वजहों से ये गैप आपको दिख रहा है? एक्चुअली कुछ हद तक दोनों ही है। हमने डोमेस्टिक अपना लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि हमारा जो दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स आए वो अच्छे नहीं आए, थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा गवर्नमेंट का कैपेक्स पे खर्चा कम हो गया। और इंटरनेशनली आई थिंक इसका काफ़ी श्रेय आपको प्रेसिडेंट ट्रंप को देना ही पड़ेगा, फ्यूचर प्रेसिडेंट ट्रंप को, बिकॉज आई थिंक मार्केट्स आर ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग। प्लस एक और चीज़ है, वहाँ पे जो टेक स्टॉक्स हैं, जो कि टॉप 7 जिनको हम कहते हैं, फैंग कह लो, यस, अब एनवीडिया वगैरह भी, एप्पल, अमेजोन, उनकी आउट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रही है। मेरे ख्याल से उनके पहले 2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी टोटल मार्केट कैप से ज़्यादा है वो लोग। उसी हिसाब से अगर आप देखें, इंडिया में भी डिजिटल थीम ये जो नई है वो चल रही है। कंपनीज लाइक जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, फिनटेक, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। सो ये एक चेंज है। रोबोटिक्स की तरफ आप देखिए कितना ज़्यादा झुकाव जा रहा है, सेमीकंडक्टर, अब ये सेक्टर्स हैं जो अगले कुछ सालों में। तो यानी कि आप मान रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मूलभूत परिवर्तन आ रहा है, और परिवर्तन के एक शक्ल को हम देख रहे हैं, इसलिए शायद ये अपटर्न्स डाउनटर्न्स हम देख रहे हैं। क्या ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है? बिल्कुल। प्लस अब वक्त आ गया है थोड़ा सा सरकार को मे बी नेक्स्ट बजट में कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे, कुछ थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि अब आप देखें, कुछ साल पहले की बात है, आपको भी याद होगा, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का शुरुआत हुआ था, लेबर रिफॉर्म्स का, लेकिन आपने मेरे पसंदीदा टॉपिक को छेड़ा और अब तो शायद मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं 10 ऐसे पेंडिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गिना सकता हूँ जिसके बारे में हम सबको उम्मीद थी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद आज जब हम देख रहे हैं उनके ऊपर कितनी चर्चा हो रही है, आज जो रिकग्निशन मनमोहन सिंह को दिया जा रहा है, क्या 2004 से 2014 के बीच में देश की जनता ने उन्हें इस तरह से अप्रिशिएट किया था? और इसीलिए मुझे याद आता है उनका ये कथन कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। उन्होंने ये कहा था, और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया था कि ही वॉज एन इनडिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर, उनको कुछ नहीं आता, वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, देश को डुबा दिया। लेकिन आज देखिए, आज हर कोई उनके इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहा है।
सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह की सरकार ने बड़े पैमाने पर किए, लेकिन आर्थिक रिफॉर्म्स जो 91 से 95 के बीच में मनमोहन सिंह ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर किया था, उसके बाद सेकंड जनरेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस देश में देखने को मिला ही नहीं है। संजय, हम लेबर रिफॉर्म्स की बात करें, कोई नई नीति नहीं है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे देश में कोई नई नीति एग्रीकल्चरल पॉलिसी के तौर पर नहीं आई है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, हमारे पास आज भी 1995 के बाद से कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, हम सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट चिल्लाते रहते हैं, सरकार अपनी एक भी ढंग की कंपनी बेच नहीं पाती है, सरकार उन कंपनियों पर कब्जा बनाए बैठे रही है। हम इंपोर्ट स्पेसिफिक्स की बात करते हैं, आज तक हमारे पास कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। कहने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन डेफिनेशन, रोड मैप नहीं है। इस तरह से कम 10 ऐसी पॉलिसीज मैं गिना सकता हूं। संजय, ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल मजबूरी है, या आपको लगता है कि दरअसल कोई भी सरकार हो, उसमें वो पॉलिटिकल ड्राइव या पॉलिटिकल विल नहीं दिख रहा? देखिए अजय जी, ये तो आपका फील्ड ज़्यादा है, मेरा तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र और उस हिसाब से तो, बट ये है कि इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि परिवर्तन दिखेगा, परिवर्तन दिखा है। जीएसटी के बाद बहुत परिवर्तन हुआ, आजकल थोड़ा सा फिर उसमें भी इशू आ रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जो कि उसको सिंप्लीफाई करना था। लेकिन आप डिजिटलाइजेशन, जब आप यूपीआई और उसकी पेमेंट के करें, हम वर्ल्ड को कहाँ पीछे छोड़ के आगे बैठे हुए हैं। तो कई सारी ऐसी जगह है, बट ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी तक तो ग्रोथ रेट सही चल रहा था, तो मे बी इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा था, एंड प्लस इलेक्शन ईयर था। अब ग्रोथ रेट भी थोड़ा कम हुआ और ये सब आया, तो आई एम श्योर अगले 2-3 महीने में सरकार इस पे कुछ ऐसे कदम लेगी जिसका कि असर दिखेगा। एक और चर्चा चल रही है जिस पर मैं चाहूँगा कि आप ये सिर्फ यूँ कहें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की गलियारों की चर्चा है। ऐसा माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने के लिए, क्योंकि इस पूरे सेक्शन में कंजम्पशन बहुत कम हो गया है, तो टैक्स रैशनलाइजेशन की बात कही जा रही है, पर्सनल इनकम टैक्स। फर्ज कीजिए कि ये सही हो जाता है और कुछ ज़्यादा आपको रिलीफ मिल जाता है, तो संजय, ये जो पैसा बचेगा, अगर बचता है और अगर ऐसा होता है, मैं अगर की बात कर रहा हूँ, इसके निवेश के लिए क्या सोना एक अच्छा जरिया होगा? क्योंकि आप देखिए जिस तरह से सोने की खरीद और उसका जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त है। क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, मेरा मानना वही है कि सोने को अगर पोर्टफोलियो में रखना है तो 5 से 10% आपकी एसेट एलोकेशन का वो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और जब उतना रखोगे तो उसको मेंटेन करो। सोना जब कई साल तक परफॉर्म नहीं करता तो निराश नहीं हो। सोना पोर्टफोलियो में अच्छा रहता है बिकॉज वो बैलेंसर है। वर्ल्ड में जब वॉर्स होती हैं, गड़बड़ होती है, डोमेस्टिकली अगर हमारा रुपया वीक हो जाए और, तो सोना उस टाइम के आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ देता है। तो 5 से 10% अपना म्यूचुअल फंड में, चाहे एसआईपी, चाहे जैसे भी तरीके से आप करें इन्वेस्ट करें। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम आपको डेटा के हिसाब से दिखा रहे हैं, गोल्ड ने ज़बरदस्त पकड़ मानी है, लेकिन आप उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड में जो बढ़त दिखी है दुनिया के मुकाबले भारत में दिखी है। हम ऐसे भी ज़रा सोना प्रेमी लोग हैं, जिसको देखिए वो किसी न किसी तरीके से सोने को अपनी ज़िंदगी में ले ही आता है। अगर आप शादीशुदा हैं फिर तो आप बहुत कुछ जानते हो। बिल्कुल, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, सोना और फ्यूल, यही तो हमारे सबसे बड़े 2 इंपोर्ट है। अब ये डॉलर महंगा होगा तो हमें तो असर इसी पे पड़ेगा, तो एक्चुअली तो सोना सस्ता हो तो हमारे लिए अच्छा है। इसी पे हम चर्चा करने जा रहे थे कि देखिए, डॉलर लगातार स्ट्रेंथन होता चला जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने डॉलर को 82.5 से, मतलब 82 रुपया, 82.5 रुपया प्रति डॉलर से अब तकरीबन 86 रुपये पर आते हुए देखा। एक साल में हम 3 रुपया और हमारी रुपया कमज़ोर हुआ है। संजय, ये जो कमज़ोरी है, और इसमें जाहिर सी बात है आरबीआई का बहुत बड़ा दखल है, वरना अभी हम 100 के पार होते हैं, ऐसा इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट मानते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना अच्छा या कितना बुरा है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लगभग 3% के करीब इस साल में हुए हैं, जो कि नॉर्मल है हमारे लिए। अब अगर इसी को आप बाकी इंटरनेशनल करेंसीज को भी देखिए ना, साउथ कोरियन करेंसी, जापानीज करेंसी, वो कहीं ज़्यादा हमसे डिवैल्यू हुई हैं। सो मेनली ये जो हो रहा है ट्रेंड, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है।
तो हमने ये समझा कि जो रुपया है उसकी गिरावट दूसरी करेंसीज के मुकाबले उतना नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपना निवेश करें। संजय, हमने 2024 का तो एनालिसिस बहुत कर लिया, अब आइए 2025 के रेजोल्यूशंस पर चलते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे निवेश का तरीका क्या होना चाहिए जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज कर सकें। संजय, थीम क्या होगी? सेम, एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन। उसी के हिसाब से अपना चलें और उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, अपने रिस्क, अपने एज, अपने फैक्टर्स को लेते हुए, तो थोड़ा आप अपना गोल्ड भी रखें, थोड़ा आप डेट भी रखें और इक्विटी तो ज़रूर रखें और उसी को आगे चल के मैनेज करें। कोई ऐसी, देखिए, भाव के साथ बहने में ना हमेशा कुछ गड़बड़ होने की वो रहती है। तो जैसे कहते हैं चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, तो इस वक्त जो जैसे राइजिंग सेक्टर आपने बोला, रियल एस्टेट बहुत राइजिंग सेक्टर है, बट रियल एस्टेट में खैर वैसे भी निवेश करना हर निवेशक के बस का नहीं है। बट इक्विटी, अब वही स्मॉल मिड कैप ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लार्ज ने नहीं किया, सो ये भी ग्रेजुअली वो होगा। बट अगला साल थोड़ा सा इक्विटी के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें ना, इंडिया में अब सपोज आप डेट में कर रहे हैं, आप एफडी कर रहे हैं, इवन आप डेट म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, आपका उसके ऊपर पोस्ट टैक्स रिटर्न, अगर आप 30% स्लैब में हैं तो आप मान के चलिए ना 8% की एफडी पोस्ट टैक्स आपको 5.5% के आसपास पड़ती है। वही अगर आपको इक्विटी 10% भी रिटर्न देता है खराब साल में जी, तो वो पोस्ट टैक्स आपको 9.25 पड़ेगा। सो इवन देन इक्विटी लॉन्ग टर्म में हमेशा आउट परफॉर्म करेगी डेट को एंड टू गोल्ड ऑल्सो। सो आप तीनों सेक्टर में करें, थोड़ा थोड़ा करें और बह के नहीं करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के साथ धीरे धीरे करें। अब इसमें एक सवाल है, हमारे देश में जैसा सोना हमारी मानसिकता है वैसे ही एफडी हमारी मानसिकता है, और ख़ास करके जैसे ही हम 60+ ब्रैकेट की बात करते हैं, वहाँ कोई भी निवेशक एफडी के अलावा किसी और चीज़ पर भरोसा करना नहीं चाहता। लोग को बहुत डर लगता है हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाएगा तो हम ज़िंदगी कैसे जिएंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन को या इस माइंडसेट को कैसे एड्रेस किया जाए? आई थिंक धीरे धीरे हो ही रहा है। अब लोग धीरे धीरे थोड़ा सा निवेश इक्विटी की तरफ ला ही रहे हैं। बट हाँ, ये तो रहना ही चाहिए पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, और स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए एफडीज तो होना ही चाहिए। इससे पहले का दौर था कि जब हम उनको कहते थे कि एफडीज के साथ साथ आप डेट म्यूचुअल फंड देखो, बट अब डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन रेट चेंज हो गए हैं, उसमें भी अब इंडेक्सेशन और लोअर टैक्सेशन नहीं है, तो उसका भी सेम आपकी इनकम स्लैब हो गया जस्ट लाइक एफडीज। तो थोड़ा बहुत तो एफडीज में आपको रखना ही पड़ेगा। एंड अगेन आपको अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कितना परसेंटेज उसमें हो, और उसके अलावा देन यू कैन लुक एट, जैसे हमने डिस्कस किया था, हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी सेविंग्स या बैलेंस एडवांटेज। बट ये सबको ना अपने लिए एक अलग से प्रॉपर कस्टमाइज अपना रिस्क प्रोफाइलर बना के एक एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही सेट करना चाहिए एसेट एलोकेशन। तो अब अगले साल के लिए जस्ट फॉर द मियर एडवाइस सेक मैं 20-20 साल का ब्रैकेट लेता हूँ। एक नौजवान जो कि 22 से 25 के एज ब्रैकेट में नौकरी ज्वाइन करता है, सो 22 से 25 से लेकर 45 तक है एज ब्रैकेट। इसमें आमतौर पर रिस्क प्रोफाइल क्या होना चाहिए या क्या होता है यूजुअली जो आपने अभी तक देखा है? अच्छा, थंब रूल जो इन्वेस्टिंग का कहता है 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी एक्सपोजर। तो अगर वो 40 साल का है तो ही कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 60% इक्विटी। बट इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर कितना लोन है, कितनी ईएमआई चल रही है, उसके और क्या खर्चे हैं, उस हिसाब से कितना वो रिस्क ले सकता है। सो हमेशा इसको ना कस्टमाइज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक और ब्रैकेट लेता हूँ 45 से 65, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के एक डेफिनेटिव मुकाम तक पहुँच चुके होते हैं। आगे आपके रिटायरमेंट्स के प्लान्स भी होने लगते हैं, बच्चों की शादियाँ हैं अगर बच्चे हैं तो, और नहीं तो फिर आप अपने सेटलमेंट और बाकी सारी चीज़ें, घर को फाइनलाइज कर लेना, आप एक डिसाइसिव फेज़ में पहुंच जाते हैं। ये जो 20 साल का ब्रैकेट है, इसमें रिस्क प्रोफाइल क्या इक्विटी का 60 से 40 हो जाता है या दरअसल 60 से 50 तक आता है?
बट आपने एकदम सही पकड़ा ना, कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप 60 से 40 इक्विटी पे आ ही जाएंगे। और फिर थोड़ा सा ब्रैकेट आपने लंबा लिया है, क्योंकि 45 से 50-55 में आम तौर तक बच्चों की शादियां हो रही होती हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन हो रही होती है, तो उस टाइम पे आपके ऊपर फिर भी ये थोड़ा सा जिम्मेदारी रहती है। बट हाँ, मे बी 50-55 के बाद तो बस अब आपको टाइम आ गया कि बस अपनी रिटायरमेंट का। और लेकिन उस टाइम पे आप ये पाएंगे कि नॉर्मली क्या देखा जाता है कि उस टाइम पे आपके खर्चे एकदम से कम हो जाते हैं। बच्चों की ना कॉलेज की फीस जानी है, जो शादी के लिए फंडिंग कर रहे थे वो भी हो गया। तो उस टाइम पे आपका सेविंग का परसेंटेज जो कि नॉर्मली मे बी 20-30% रहा हो, बढ़ के आप पाएंगे कि आप अपनी तनख्वाह का 50-60% भी सेव कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल, हम जानते हैं कि हम बहुत ओवर टाइम शूट कर रहे हैं, एनपीएस के बारे में आपकी क्या राय है, या इस तरह की कोई भी स्कीम, क्या ये लोगों को वाकई में फ़ायदा पहुंचाती है? एनपीएस के कुछ प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं। अब एनपीएस काफ़ी हद तक तो कंपलसरी हो रखी है, क्योंकि सरकार ने पेंशन तो हटा दिया है सिस्टम। सो एनपीएस ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, तो इसमें एक लिमिटेड वो ही जाता है। बट उसके बाद आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप कितना इन्वेस्ट करें, इंडेक्स बेस्ड है, आपकी एज के हिसाब से आपका इक्विटी एक्सपोजर है। बट इसमें एक तो बहुत बड़े ड्रॉबैक अभी भी हैं जो कि सरकार ने चेंज नहीं किए, कि जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे जब आप इसको लेना शुरू करो तो आपको 40% इसका जो है उसकी आपको एक इंश्योरेंस कंपनी से एन्युइटी स्कीम लेनी पड़ेगी। तो वो 40% पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। एक एन्युइटी लेंगे, और एन्युइटी हमारा मानना है कि कोई बहुत अच्छी स्कीम नहीं है, और उसके बाद आपको उसका एनुअल रिटर्न मिलेगा। तो एनपीएस में अभी भी थोड़े बहुत लकूने हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हैं। तो यानी कि आपको टोटल विचार करना चाहिए, सोचिए और सोच समझ कर कीजिए। तो इससे पहले कि हम अपने शो को क्लोज करें, संजय, आपके लिए क्या थीम है 25 के लिए? मेरा तो हर साल का नॉर्मली यही थीम रहता है कि सेहत का ख्याल रखो। और 25 के लिए हम लोग ना काफ़ी वर्कशॉप्स करते हैं अपनी कंपनी की तरफ से। फाइनेंशियल लिटरेसी में मेरा बहुत मानना है। फाइनेंशियल लिटरेसी पिछड़े वर्ग के लिए भी, विमेन के लिए भी, और उसके लिए हम लोग कॉर्पोरेट्स में जाके, स्कूल्स में जाके वर्कशॉप्स करते हैं। तो अगले साल इरादा तो यही है कि वर्कशॉप्स वगैरह बढ़ाने का और ज़्यादा करने का। संजय आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने फैसले खुद ले सकें, और ये हर उस व्यक्ति का एक मोटो होता है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के बाद कम से कम ये समझ जाता है कि वक्त आ गया है कि समाज को वापस वही दिया जाए जो समाज ने उसे दिया है। और संजय, ये बहुत नोबल थॉट है। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ आप सबों को नए साल की शुभकामनाएं। बढ़िया पैसा कमाइए, अच्छा इन्वेस्ट कीजिए, और ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कीजिए। बहुत धन्यवाद।